जी चलिए, तो अब मैं बता देता हूँ सर। बिल्कुल सत्य बात है कि 2004 हाँ, में राजस्थान हाई कोर्ट में, मतलब सेबी ने इनको पहले एक नोटिस भेजा 97 में। 97 में। हाँ, 97 में कंपनी को। जी। ठीक है। ये जानकारी लेनी चाहिए कि भाई हम लोगों को, मतलब इनके पास जो सेबी के पास जो मतलब अधिकार सौंपे गए थे वो पहले भी सौंपे गए थे, और समय समय पे इनके अधिकारों में मतलब बदलाव किए जाते हैं। सिर्फ सेबी नहीं, अन्य भी जगह, आरबीआई में भी आप देखेंगे तो समय समय पे बदलाव होते हैं। पुलिस को भी बीच बीच में कई सारे अधिकार दिए जाते हैं कि अभी ये है, टाडा चालू हुआ, पोटा चालू हुआ, ये सब पुलिस के अधिकार है ना सर। हाँ जी। भाई टाडा चालू हुआ, फिर उसको देखा कि भाई इसका मिसयूज भी हो रहा है तो फिर रोक दिया गया, फिर पोटा चालू हुआ, फिर पोटा भी रोक दिया गया, फिर अब मकोका चल रहा है। तो ये समय समय पे, क्योंकि सरकारें होती काय के लिए, इसीलिए तो होती है सर, कि भाई अगर हम अपराध को अगर अंकुश लगाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करें। फिर उसका मिसयूज होता है तो फिर उसके हिसाब से उसकी कार्रवाई की जाती है कि नहीं इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं कार्रवाई करने के लिए, आखिर वो भी इंसान है। जी। ठीक है सर, और इंसान है तो हो सकता है किसी न किसी से वो अपनी पुरानी दुश्मनी भंजवाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करें। जी। ठीक है, तो ये होता है, तो इसलिए सरकारें इनको अधिकार देती हैं और फिर अधिकारों का दुरुपयोग होता है तो फिर वो अधिकार वापस भी लेती हैं। हालांकि सेबी को आज तक जो भी अधिकार दिए गए उनमें कोई भी अधिकार वापस नहीं लिया गया है, आज तक की रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। ठीक है सर। तो सेबी ने इनको 97 में नोटिस भेजा कि भाई हमारे पास ये राइट्स आ गए हैं अब कि 199 आपके पास कस्टमर हैं पूरे देश भर में। जी। ठीक है। तो तब तो आप भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट यानी पैसा ले सकते हैं। किस बेस पे? मतलब जो आप लोगों को बोलते हैं कि पैसा इतना दो और इतना पैसा वापस लो। जी। ठीक है, जमीन देते हैं उससे कोई लेना देना नहीं हमारा। लेकिन अगर आप किसी कस्टमर से ये कहते हैं कि आप इतना पैसा दो और इतने दिन में इतना पैसा लो, तो ऐसे निवेशकों की संख्या आपके पास 199 तक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 199 से अधिक है तो फिर हमारे यहां से आप सीआईएस का लाइसेंस लीजिए। जी। ठीक है। कंपनी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर सेबी ने एक 98 में फिर एक लेटर जारी किया। जी। ठीक है सर। 98 में इनके पास फिर एक लेटर जारी हुआ तो भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो 3-4 महीने के बाद फिर 98 में दूसरा लेटर जारी हुआ और उसका जवाब दिया तो बस यही दिया कि भाई हम सीआईएस में नहीं आते हैं, रियल एस्टेट के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हमको ये ना बताइए कि आप किस के अंतर्गत आते हैं, हमने आपसे ये सवाल किया है कि आपके पास क्या ऐसे कस्टमरों की 200 से अधिक संख्या है जिनको आपने ये कहा हो कि इतना पैसा जमा करो और इतने दिन में इतना पैसा लो। यानी आपने पैसा भी पहले बता दिया कि इतना पैसा दे करके, आपने दिन भी बता दिए कि इतने दिन में आपको इतना पैसा मिलेगा। यानी कस्टमर आपके यहाँ पैसा देने के बाद तसल्ली करके घर चला गया कि मुझे इतने दिन के बाद इतना मिलेगा। अगर ऐसे जी। कस्टमरों की 200 से अधिक संख्या है तो बताइए, 200 या 200, 199 तक फ्री है। हमको आप ये जी। बताइए, ये ना बताइए कि आप सीआईएस के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। जी। ठीक है। तो फिर इन्होंने बस वही जवाब दिया रटा रटाया कि हम सीआईएस में नहीं आते हैं, हमारा तो रियल एस्टेट का आरओसी जयपुर से लाइसेंस है। फिर इसके बाद 99 में सेबी ने इनको नोटिस जारी किया कि अब आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। और उसमें क्रिमिनल केस भी दायर होगा क्योंकि आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं और हम जो सवाल कर रहे हैं आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब आपने बीच में दिया लेकिन वो जवाब हमारे सवाल का नहीं था। अब हमको लिख के दे दीजिए ना कि भाई ये नहीं है एक भी ग्राहक। आप हमको क्यों बता रहे हैं कि आप रियल एस्टेट में काम करते हैं? भाई आप जवाब दीजिए कि ठीक है, नहीं है, एक भी ग्राहक नहीं है, ऐसा झंझट ही खत्म। हमें जांच करनी होगी, करेंगे। इसका मतलब ये था, ये लेटर में लिखा नहीं था पर इसका मतलब यही था ना सर कि भाई बिल्कुल। आप जवाब ये दीजिए कि भाई आपने जो कहा है कि 200 या 200 से अधिक कोई ऐसे कस्टमर आपके पास हैं जिनका आपने एक निर्धारित पैसा लिया हो और उसको एक निर्धारित समय में निर्धारित ब्याज सहित, मतलब इतना भुगतान हम आपको करेंगे, ऐसा लिख के दिया हो तो आप लिख दीजिए इनको कि नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इनको लेटर मिला तो इसकी इन्होंने अपील कर दी पहले दिल्ली हाई कोर्ट में। जी। ठीक है सर। कंप्लीट। दिल्ली हाई कोर्ट में कर कंप्लीट। दी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही। आवाज बहुत सर स्लो है आपके यहाँ से। जी। नहीं, मेरे को तो आ रही सर आवाज। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ धीरे आ रही है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में इन लोगों ने अपील कर दी। ठीक है। कंपनी
कंपनी ने जी 1999 कंपनी ने अपील की, सर सेबी ने? कंपनी ने। सेबी क्यों करेगी, सेबी तो ऑर्डर देगी ना सर। सेबी ने नोटिस जारी किया, अब उसको ऑर्डर करने की बारी थी, लेकिन उसके ऑर्डर पे रोक लगवाने के लिए ये दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट चले गए और कुछ दिनों के बाद इन्हें महसूस हुआ कि हम दिल्ली हाई कोर्ट में हार जाएंगे। जी ठीक है, तब इनको एक मतलब वकील ने, किसी ने सलाह दे दी कि आप दिल्ली हाई कोर्ट जल्दबाजी में चले आए। जी ठीक है, इसलिए ये लोग चले आए कि इनको बस सीधी सेबी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट नजर आई, क्योंकि भाई इनका सारा कारोबार जो चलता था गोपाल दास भवन नई दिल्ली से चलता था, तो इनको दिल्ली हाई कोर्ट समझ में आई, क्योंकि वकीलों से सलाह वहीं पर होती है। तब इनको समझ में आया कि रजिस्ट्रेशन तो जयपुर से है, उसके ऊपर तो दिल्ली हाई कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम राजस्थान हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में मामला इस विषय पे अटक रहा था, इनको दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने फिर राजस्थान हाई कोर्ट में अपील कर दी। ठीक उसी लेटर की, दिल्ली हाई कोर्ट का जिक्र ही नहीं किया, सीधे उधर कर दिया अपील उन्होंने। ठीक है, अब उधर करने के बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि राजस्थान में एक बैंक ऑफ राजस्थान थी, उसमें कुछ सेबी ने कार्रवाई की थी, बैंक ऑफ राजस्थान। ठीक है, और उसमें कुछ मतलब घोटाले हुए थे उस बैंक ऑफ राजस्थान में, तो उसको बचाने के लिए, बैंक ऑफ राजस्थान को बचाने के लिए, मतलब उनके जो हो सकता है शेयर होल्डर रहे हों या जो लोग भी हों, उन लोगों ने कुछ गलत काम किए थे, तो उनको बचाने के लिए सेबी के एक निम्न अधिकारी यानी छोटे स्तर के अधिकारी थे, उन्होंने उनको इनडायरेक्टली मदद की, मतलब अपने ऑफिस में सेंधमारी करके, कुछ डॉक्यूमेंट्स चोरी करके या कुछ डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए हो, कुछ भी उन्होंने किया ऐसा। ठीक है सर, और उन्होंने बैंक ऑफ राजस्थान को लाभ पहुंचाया, जिससे बैंक ऑफ राजस्थान के खिलाफ जो केस था वो सेबी खुद हार गई, उसके एविडेंस जो है सेबी डिपार्टमेंट से गायब हो गए। ठीक है सर, जब वो एविडेंस गायब हो गए तो उसके अगेंस्ट कुछ मतलब धुआं उठा कहीं से। अब धुआं उठा तो लगा कि कहीं आग तो लगी होगी तभी धुआं उठा है, तो फिर उसी मैटर पे सीबीआई इंक्वायरी हो गई। ठीक है सर, बैंक ऑफ राजस्थान की मैं बात बता रहा हूं। तो जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई तो उस सीबीआई इंक्वायरी में बैंक ऑफ राजस्थान का तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो तो एविडेंस नष्ट हो चुके थे, लेकिन ये पता चल गया कि ये एविडेंस नष्ट करने वाला फलाना अधिकारी है। उस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, उस पर केस चलाया गया कोर्ट में, और कोर्ट में उस पर 2000 करोड़ रुपए का फाइन भी लगा, जुर्माना भी लगा। ठीक है सर, अपराध भी साबित हो गया, 2000 करोड़ रुपए। जी ठीक है सर। हाँ, 2000 करोड़ का मतलब उस पर जुर्माना लग गया। अब जुर्माना लगने के बाद तो 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगने के बाद अब चूंकि वो व्यक्ति तो अब जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, 2000 करोड़ रुपए एक मामूली अधिकारी था वहां का सर नहीं ला सकता, 1-2 करोड़ की जुगाड़ कर ले सकते हैं वो लोग, 5-7-10 करोड़ तक की, क्योंकि सेबी में काम करते हैं तो आईएएस अफसर होते हैं। ठीक है सर, तो वो 5-10 करोड़ तक की कर सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ, आवाज आ रही? हाँ सर जी, तो 2000 करोड़ का वो जुर्माना मतलब जो है भर नहीं पाएगा, लेकिन ये बात पता चली हमारे गोपाल सिंह चावला के शागिर्द निर्मल सिंह भंगू को। ठीक है सर, तो निर्मल सिंह भंगू रातों रात इस बंदे से मिलने पहुंचा, उस अधिकारी से, जेल में जुगाड़ किया कि भाई अब आपको तो 2000 करोड़ है नहीं, ठीक है, आपका ये 2000 करोड़ हम जमा कर देते हैं और जेल से बाहर निकल जाएंगे, बाहर आप। ठीक, और फिर कहीं सिफारिश कुछ जुगाड़ करके वापस सेबी में रखवा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर उच्चाधिकारी भी बना देते हैं, तो फिर आपको हमारे साथ मिलके काम करना पड़ेगा।
ठीक है सर, इसको जीरो चैनल वीडियो पे बोल रहा है, साबित भी कर देगा। 2000 करोड़ की रसीद कटी है बाकायदे सर, डीडी बन के जमा हुआ है पैसा। ठीक है, उस अधिकारी के 2000 करोड़ रुपए निर्मल सिंह भंगू ने जमा कर दिए गोपाल सिंह चावला के इशारे पे। ठीक, वो जमा हो गए कोर्ट में, उसके बाद वो बाहर निकल आया, फिर उन्होंने सरकार में जुगाड़ किया कहीं से भी, और फिर वापस वो सर्विस में भी आ गया, और वो फिर होल टाइम मेंबर बन गया सेबी का, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। ठीक है, अब उसने फिर से लाभ पहुंचाया 2004 में भंगू को हाई कोर्ट में केस जीतने के लिए, तो भंगू केस जीत गया। ठीक है सर, केस जीतने के बाद फिर इन्होंने इसकी अपील कर दी सेबी ने, क्योंकि एक प्रोसीजर है कि सर आप हार गए हो तो आपका अपील करना फर्ज है सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में हार जाना फिर छोड़ देना, क्योंकि अगर अपील नहीं करेंगे तो बाद में सेबी डिपार्टमेंट पर 20 साल बाद भी कभी भी हमला हो सकता है इस बात को लेकर भी। तो सेबी ने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट के केस के अगेंस्ट, जो ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट में राजस्थान में, उसके अगेंस्ट सेबी ने अपील की। सेबी ने अपील की और ये अपील चलती रही, चलते चलते चलते, और ये जिस अधिकारों की बात बताई जा रही है सर, तो ये अधिकार जो है सेबी को 2009 में ही दे दिए गए थे, और 8 में भी दिए गए थे, 9 में थोड़े और बढ़ा दिए गए। ठीक है, फिर 13 में भी दिए गए, लेकिन उन अधिकारों का, 13 में दिए गए अधिकारों का सेबी ने कोई इस्तेमाल पीएससीएल पर नहीं किया। ठीक है सर, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं, वो सिक्योरिटी से संबंधित हैं, जो शेयर बाजार पे हैं या म्यूचुअल फंड है उनके, उससे संबंधित है। ठीक है, ये जो एसपी त्यागी बता रहे हैं वो सफेद झूठ है बिल्कुल। अधिकार जो इनको रियल एस्टेट से संबंधित मिले वो 8 और 9 में मिले हैं। ठीक है सर, क्योंकि 2008 में सहारा ने रियल एस्टेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया। ठीक है सर, तो उस समय थोड़ा कुछ भी इसके पीछे की वजह रही हो, सेबी को उस समय अधिकार मिले, और सेबी ने, इनका तो केस ऑलरेडी चल ही रहा था पहले से ही, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था वो तो इनका 97 के मैटर से लेकर के था रिलेटेड, और ये सेबी ने आपको आरटीआई में लिख के भी दिया है कि 97 के आधार पे ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दरअसल में एक नया केस सेबी ने बनाया है, लेकिन उसका आधार इन्होंने बाकायदे जिक्र किया है कि 97 से ही मैटर चालू है, उसी मैटर को आगे बढ़ाया गया है, वही मैं आपको पूरा क्लियर समझा दूंगा। ठीक है, तो 2008 में इन्होंने सहारा को नोटिस दिया, सहारा में भी इसी प्रकार वाद विवाद चलता रहा। ठीक है, लेकिन सहारा ने कहीं कोई हाई कोर्ट वगैरह में अपील नहीं की, सहारा सिर्फ इनको जवाब देती रही, फिर उसका ये उस पर संज्ञान लेते रहे, फिर उनका जवाब देती रही, ये इस प्रकार चलता रहा सिलसिला। और 20 अप्रैल 2011 को मतलब जो है सेबी ने सहारा पे बैन कर दिया, वैसा ही बैन किया जैसे पीएससीएल पर 22 अगस्त 2014 को किया। ठीक है सर, तो ये जो 20 अप्रैल 2011 को जो सहारा पे बैन किया, ये उसी अधिकारी ने किया था जिसका 2000 करोड़ रुपए पेड किया था निर्मल सिंह भंगू ने। ठीक है सर, जब सहारा वालों को ये जानकारी मिली कि भाई इसने ऐसे ऐसे इनके संबंध हैं, तो सहारा वालों को डाउट हुआ कि इस अधिकारी ने पीएससीएल के कहने पर हमारे ऊपर बैन किया है। ठीक है, ऐसा सहारा वालों को डाउट हुआ। अब ये डाउट होने के बाद सहारा ने अपनी कुछ सेटिंग की, कहीं से जुगाड़ किया, और ग्वालियर के कलेक्टर थे, अशोक सिंह शायद नाम था उस कलेक्टर का, उनका उनसे अच्छे संबंध थे, उन्होंने वहां पर जुगाड़ करके पीएससीएल की ब्रांच पे रेट मरवा दी। ठीक है सर, अब पीएससीएल पर अकेले पर करते तो दिक्कत होती, इसलिए उन पर 33 कंपनियों की ब्रांचों पे उन्होंने रेट मारी, सहारा छोड़ के उस कलेक्टर ने। और फिर उसके बाद सहारा ने ही जुगाड़ किया स्टार न्यूज का कि भैया इस मामले को उठाओ जोर शोर से। अब वो मामला जोर शोर से उठा, कंपनी को काफी प्रभाव पड़ा, पीएससीएल को। ठीक है सर, इसके बाद सहारा ने अपील की सेट में सहारा हार गई। ठीक है, सेट में हारने के बाद सहारा आई सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट 2011 में ऑर्डर हुआ अप्रैल में, तो सेट में गई, सेट में हारने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट आ गई।
ये शायद अप्रैल मई की बात है, सुप्रीम कोर्ट आई है सहारा। तो 31 अगस्त 2012 में सहारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सहारा सेबी को सारे निवेशकों का इतना 24,700 करोड़ रुपए दे और सेबी 15% वार्षिक ब्याज के साथ निवेशकों को भुगतान करे। ठीक है सर। ये जब जैसे ही आदेश होता है तो इसके बाद पीएससीएल मैनेजमेंट की मीटिंग हुई कि यार इनके व्यापार को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जो ऑर्डर भी आया है तो ऑर्डर के बाद सभी लोगों के ओरिजिनल पेपर अपने पास मंगवा करके और क्यू शॉप में पैसा कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो क्यों ना हम भी कुछ इसी प्रकार की गेम खेलें। ये इन लोगों ने उसी समय प्लान बना लिया था जब सहारा का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और सहारा ने 15 दिन के अंदर सभी लोगों का पैसा जून 2012 की डेट में, यानी अगस्त में ऑर्डर आता है और जून की डेट में बता दिया गया कि हमने पेमेंट दे दी सबको। अगस्त तक पहुंचने ही नहीं दिया, बोला पहले ही 2 महीना पहले ही सबका चुक्ति हो गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले ही। ठीक, और वो ओरिजिनल पेपर भी दिखा दिए सहारा ने, सबके जमा करवा दिए, 50 ट्रकों में सेबी ऑफिस में पहुंचा दिए गए थे, वो आज भी सेबी में रखे हुए हैं। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने दिमाग इसीलिए लगाया कि इनको पैसा डकारना था। सहारा की सोच शायद ऐसे नहीं थी, इसलिए कि अगर ऐसी होती तो सहारा ने जो पैसा कन्वर्ट कर दिया सर, जिनका 10,000 जमा था, भले टाइम पूरा नहीं हुआ था, मान लो टाइम पे उनका 20,000 होना था, तो अभी उनका 14 हो रहा था, तो 14,000 उनका लिखा कि भाई दे दिया हमने और 14,000 क्यू शॉप में जमा कर दिया। यानी अब उस डेट में इनका 14,000 मूलधन हो गया इन्वेस्टर का, लेकिन पीएससीएल की नजर में वो मूलधन आज भी 10,000 है। तो ये सहारा को चोट लगी ना सर, मूलधन बढ़ गया अपने आप। ठीक, फिर 6 साल हो गए 2018 में, क्योंकि क्यू शॉप में जो भी पैसा डिपॉजिट हुआ वो 6 साल के लिए हुआ और 6 साल में वो 2.35%, यानी 100 रुपए का 235 रुपए बन रहा था 6 साल में क्यू शॉप में। तो 2018 में फिर उन्होंने उस 14,000 का लगभग 32,000 बना के फिर से 3 साल के लिए कन्वर्ट कर दिया, यानी वो 32,000 मूलधन बन गया। आज वो जो 2020 चल रही है, अब अगर सहारा की नीयत खराब हो जाए, पैसा नहीं देगी और मान लीजिए ऐसी प्रकार की कोई कार्यवाही होती है, तो उस बंदे का 32,000 मूलधन माना जाएगा जिस बंदे ने 10,000 जमा किया था 2010 में। बिल्कुल। लेकिन पीएससीएल में आज वो 10,000 ही माना जा रहा है, तो उसको 32,000 भी मिलेगा तो भी कस्टमर फायदे में रहेगा। तो आप समझिए, पहले तो इससे समझ में आ रहा कि सहारा की नीयत है पैसा देने की, लेकिन अभी उनकी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ऐसी नीयत ना होती तो 32 तो उन्होंने खुद ही बना दिया। अब 10 की तो वो बात ही नहीं कर सकते, लेकिन पीएससीएल में आज भी वो 10 ही कहलाता है। ठीक है, तो शायद इनकी नीयत खराब रही होगी, तो इन्होंने सेटिंग करी और उसी समय इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग थोड़ा सा चेंज करवाएंगे और हम लोग बोलेंगे कि भाई हमारे लिए जो है, इन्होंने कहा है कि भुगतान 15% ब्याज के साथ, तो हम ब्याज भी नहीं करवाएंगे, रुकवाएंगे और कंपनी से कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, पूरी संपत्ति जब्त करवाएंगे, झंझट ही खत्म। ठीक, और इसमें वो बंदा मदद करेगा जिसका इन्होंने 2,000 करोड़ रुपए जमा किया था बंगू ने। ठीक, तो अब उसके बाद क्या होता है, फरवरी 2013 में, 26 फरवरी 2013, ये इनकी सब सेटिंग हो गई, सेबी से बातचीत हो गई, यानी जो सितंबर से लेके और जनवरी 2013 तक या फरवरी 2013 में भी जो भी इनसे बातचीत हो रही थी, सब कुछ सेटिंग बन गई। 26 फरवरी 2013 को सेबी कंपनी से कुछ लिखवाती है, कंपनी से कुछ नोटिस भेज के या कुछ इनके आपस में कुछ चर्चा करके, जो भी हो, कुछ राइटिंग में पेपर लिया है, वो पेपर दबा हुआ है और अभी हमारे सामने नहीं आया। ठीक है सर, कंपनी ने वो पेपर देने के बाद फिर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को 26 फरवरी 2013 को लिख करके दिया कि इनके संपत्तियों की जांच के लिए सीबीआई को निर्देशित किया जाए। ठीक, इसके पहले कंपनी ने कुछ लेटर दिया है,
लेटर का जिक्र भी है, लेकिन वो लेटर जग जाहिर नहीं हो पाया, कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है वो लेटर। यानी जो सीबीआई को जांच के लिए कहा जाए उसमें कंपनी भी सहमत है, सेबी भी सहमत है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें संतुष्ट किया गया इस बात से, तो भाई दोनों सहमत हैं, दोनों पार्टियां चाह रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या ऐतराज। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देशित कर दिया कि आप पीएससीएल की संपत्तियों की जांच करिए। अच्छा, ये गेम इन्होंने जानते हैं क्यों खेली? ये गेम इन्होंने इसलिए खेली कि अब सीबीआई थर्ड पर्सन हो गई, इधर इनका मैटर, इधर से कोई लेना देना नहीं। अब सीबीआई के पास ऑर्डर आ गया तो सीबीआई को ये लगने लगा कि इनकी 2 नंबर की संपत्ति होगी, 2 नंबर की संपत्ति है, यानी कि इनको फंसाना है। ठीक है, इसलिए ये जांच आई हमको, इनके पास 2 नंबर की संपत्ति होगी, जबकि कंपनी खुद चाहती थी कि आप ऐसा ही बोलो कि इनके पास 2 नंबर की संपत्ति होगी, ठीक, ताकि बिजनेस बढ़े, इनका मकसद था। क्योंकि मैं आपको बता दूं सर, 2011 के बाद इनका बिजनेस डाउन हो गया बहुत, फिर उठ नहीं पाया। तो इन्होंने आखिरी कोशिश की ये 26 फरवरी 2013 को कि किसी भी तरीके से हमारी बिजनेस बढ़े। तो इसका तरीका इन्होंने अपनाया कि हम सीबीआई को कहेंगे जांच के लिए, सीबीआई आएगी हमारी हेड ऑफिस में, मारेगी रेट, और रेट मारने के बाद हमारी प्रॉपर्टियों के करेगी दस्तावेज जब्त, और जब्त करने के बाद हम इनसे एक एविडेंस ले लेंगे, कहीं पर लिखवा लेंगे कि इतनी संपत्तियां हैं। कुछ दिन इन्होंने खींच लिया, कुछ प्रॉपर्टियां खींच ली, और इसके बाद इन्होंने लिखवा लिया कि 1,85,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। ठीक है, अब सीबीआई ने ये भी इसलिए लिख लिया और ये पेपरों में भी दे दिया, राइट, मतलब अखबारों में भी, कि ये अच्छी बात है कि अब इनकी इतनी 2 नंबर की संपत्ति पकड़ी जाएगी। लेकिन कंपनी ये चाहती थी कि ये 1,85,000 करोड़ बोलेगी तो हम अपने एजेंटों को बोलेंगे कि कंपनी के पास बहुत संपत्ति है, अब तो बिजनेस धड़ल्ले से करो कि संपत्ति बहुत है। सीबीआई ये खेल जानती नहीं थी कि ये उल्टा मतलब इन्हीं के फायदे में जा रहा है ये शब्द। तो इस बात पे इन्होंने 1,85,000 करोड़ की संपत्ति बोल करके और इन्होंने धड़ाधड़ बिजनेस करवाना लोगों से चालू किया। हालांकि बिजनेस में कोई अंतर नहीं आया, मुश्किल से 1 या 2% उठा, क्योंकि पहले की अपेक्षा बिजनेस कुल 20% हो गया था। तो इस मतलब सीबीआई के बयान के बाद मुश्किल से 22% हुआ होगा, बाकी इससे ज्यादा नहीं। यानी फिर भी इनको 78% पहले की अपेक्षा बिजनेस लॉस में था, यानी इनको अब आसरा नहीं दिख रहा था। ठीक है, 2, 4, 6, 8 महीने इन्होंने इंतजार किया, नहीं हो पाया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, 16 दिसंबर 2013 फिर इन्होंने सेबी के उसी अधिकारी को कहा कि भाई अब इसका कुछ नया जुगाड़ बनाओ, अब हम चाहते हैं कि अब हमको पेमेंट न देना पड़े। तो फिर इन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को छोड़ दिया कि भाई अब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट न करे, क्योंकि ऑर्डर करेगी तो इन्हीं सारे मैटर पे करेगी। तो इससे बेहतर है कि हम फ्रेश नए सिरे से जांच करेंगे और फिर नया ऑर्डर पास करेंगे कि इनके स्थिति वास्तव में क्या है, सीआईएस में आते हैं कि नहीं आते हैं, एक बार पुनः हम देख लें। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, यानी जो डाटा जो संबंधित है, वो सब 1997 के हैं और कंपनी 96 में बनी है, यानी कुल 1 साल का डाटा है। और अब इस बात को चूंकि मतलब 16 साल और बीत गए हैं, भाई 2013 की बात है तो 16 साल और बीत गए, 16 साल में इन्होंने बिजनेस किया है, तो हम इनकी जांच करना चाहते हैं। तो इन्होंने सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया 16 दिसंबर 2013 को सवेरे सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हम इनकी फिर से जांच करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे तो हम फिर से नया केस तैयार करेंगे और इस केस को यहीं पर खत्म किया जाए। यानी हम केस विड्रॉ कर रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ अब नया स्टेटस रिपोर्ट लगा करके नया केस बनाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ओके ठीक है, केस आप वापस लेना चाहते हो वापस ले लो, केस विड्रॉ हो गया। 16 दिसंबर को उसी दिन ऑर्डर हो गया। ठीक है सर, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और इन्होंने उस समय भी ब्रांचों में हल्ला मचाया। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गए, लेकिन फिर भी बिजनेस में कोई अंतर नहीं आया, बिजनेस नहीं उठी।
क्योंकि अब लोगों का मन टूट रहा था कि भाई सहारा में भी दिक्कत आ गई, इसमें भी मतलब बीच में आई थी, अब मुश्किल है संस्थाओं पे भरोसा न किया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया तो इन्होंने फिर से अपने पास जांच के लिए, हेलो हाँ सर। जी, तो इन्होंने फिर से अपने पास एक नया केस रजिस्टर किया, और ये रजिस्टर केस किया जो है बॉम्बे के बजाय ये इन्होंने कोलकाता में कर दिया, जानबूझ के। ठीक है सर, जानबूझ के इन लोगों ने ये कोलकाता में कर दिया ताकि अन्य किसी को भनक भी न लग पाए, और चुपचाप में यहाँ पर केस चलता रहेगा। और कोलकाता में हाँ, जो अधिकारों की बात कर रहे हैं सर कि इनको क्या अधिकार मिले, तो इनको 2008 और 9 में अधिकार जो मिले थे, 8 में मिले रियल एस्टेट से संबंधित, और 9 में इनको आदेश मिलेगा कि आप खुद कोर्ट बन गए, मतलब सेबी आज एक कोर्ट बन गई है। जैसे तहसीलदार होता है ना सर, तहसीलदार एक कोर्ट है, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ। लेकिन वो न्यायपालिका जज नहीं है, लेकिन वो कार्यपालिका की एक अदालत है। जैसे कलेक्टर है, वो भी एक कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं उसको, जिला दंडाधिकारी, यानी उसको दंड देने का अधिकार है। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नगर निगम का अधिकारी होता है वो कोर्ट नहीं है, उसको दंड देने का अधिकार नहीं है। वो आप पर फाइन कर सकता है और उसके बाद आप अपील करिए कोर्ट में और वो भी वहां पर खड़ा होगा। लेकिन तहसीलदार ने अगर कोई मतलब आपके ऊपर दंड कर दिया तो आप अपील करोगे तो तहसीलदार वहां पेशी में नहीं आएगा। तहसीलदार का कोई लेना देना नहीं, तहसीलदार खुद आपकी पार्टी बनेगा ही नहीं। तहसीलदार फैसला दे रहा है, पार्टियां वहां सरकार और आप हो, तो आप उसकी अपील करोगे तो वहां सरकार से ही लड़ोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार इनको कोर्ट का ऑर्डर दे दिया गया कि आप मतलब कोर्ट जैसे अधिकार कि आप स्वयं सुनवाई करो और आदेश पारित करो। तो इन्होंने सहारा के मामले में भी आदेश पारित किया था। ठीक इसी प्रकार सेबी ने फिर 22/8/2014 को ऑर्डर पास किया, और वो उसी अधिकारी ने पास किया है जिसका इन्होंने 2000 करोड़ रुपए पेड किया था। उसी अधिकारी के सिग्नेचर है उसी 22 पेज के ऑर्डर में, आप पढ़ लीजिएगा नीचे नाम। उसी अधिकारी ने वो ऑर्डर पास किया, यानी ऑर्डर जो पूरी तरह पास हुआ आपको लग रहा है कंपनी के खिलाफ है, लेकिन कंपनी खुद चाहती थी कि उसके खिलाफ ये ऐसा ही ऑर्डर पास हो, तो वो ऑर्डर पास कर दिया गया। इसलिए कि सेबी ने इनसे ये नहीं पूछा था कि आपके पास कितनी संपत्तियां हैं, इन्होंने खुद बता दिया कि हमारे पास 11,706 करोड़ की संपत्तियां हैं। ये इन्होंने खुद बता दिया। ये इसलिए बता दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट में इसका लाभ लेना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट में ये साबित कराना चाहते थे कि भाई सर इनके पास कुल है ही 11,000 करोड़, इनका जल्दी जब्त किया जाए, नहीं तो इसमें भी खा जाएंगे, ये खत्म हो जाएगी प्रॉपर्टी। क्योंकि जो केस लड़ रहे हैं, वकील को फीस दे रहे हैं, अगर इनका बिजनेस बंद है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेच के ही वकील को फीस दे रहे होंगे ना, तो वो भी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए प्रॉपर्टियां जल्द जब्त करवाई जाए, तो कमेटी बन गई और कंपनी खुद यही चाहती थी। तो इन्होंने दिमाग वाला काम किया। और इसके अलावा कि भाई सेबी ने कस्टमरों की राय जानी नहीं जानी, इसको मजबूती करने के लिए इन्होंने भैरव सिंह राजावत के वाइस चेयरमैनशिप में, उनकी उपाध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। अध्यक्ष कौन है अभी तक नहीं पता चल पाया। पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन, उसको खड़ा कर दिया कोलकाता। भाई जैसे वो सीनियर ऐसे और भी सीनियर थे, हम तक जानकारियां पहुंचनी चाहिए कि भाई इस प्रकार की एसोसिएशन बनी है, कोलकाता में केस चल रहा है, किसी को कभी कोई पता चला क्या? 22/8/2014 को जब सेबी ने ऑर्डर दिया, मैं पूछना चाहूंगा सर कि क्या उससे 3 महीना पहले आपके पास कोई जानकारी थी क्या कि सेबी में केस चल रहा है? सबको तो यही मालूम था ना कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, वो भी खत्म हो गया दिसंबर में। भाई 13 दिसंबर में 16 दिसंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। ब्रांच में मिठाइयां बटी थी सर, मिठाई खिलाई थी मैनेजर ने सभी सीनियरों को, सभी जूनियरों को, बल्कि जो इन्वेस्टर भी कोई खड़ा था उनको भी, कि सबको मिठाई खिलाओ भाई, हम लोग केस जीत गए, केस विड्रा हो गया। मतलब केस जीत गए बताया, विड्रा नहीं हुआ। वो तो विड्रा हमने अभी पढ़ा, हमने उस समय ऑर्डर भी नहीं पढ़ा था, बस जीत गए यही चल रहा था। जीते नहीं थे, सेबी ने केस विड्रॉ किया था। ठीक है, तो उस समय ये बताया। लेकिन उसके बाद
क्या सेबी में केस चल रहा है इसकी कोई किसी को जानकारी दी गई कि वो भी कोई कोलकाता में चल रहा है? पहले जो मुंबई में केस रजिस्टर हुआ वो उसकी हियरिंग हुई दिल्ली में। 97, 98, 99 ये जो 3 नोटिस जारी हुए वो दिल्ली से जारी हुए, लेकिन ये केस चल रहा था कोलकाता में, और ये समय समय पे कोलकाता खुद ही पहुंच रहे थे। और भैरव सिंह राजावत जो खुद राजस्थान का रहने वाला है वो कोलकाता जाता था, तो स्वाभाविक है सर 3 दिन का समय लगता होगा ना उसको। क्या कभी उसने कभी अपनी टीम के जूनियरों को बताया कि मैं कोलकाता गया था सेबी के केस में? कभी नहीं बताया। ये जानकारी उन्होंने छिपा दी, इसलिए छिपा दी कि मैनेजमेंट के साथ मिलकर के चलते थे। और ये हमारे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, तेजिंदर पाल चन्नी ने खुद कहा है कि भैरव सिंह राजावत ने जो पीएससीएल लिमिटेड, ये पीएससीएल कस्टमर एसोसिएशन लिमिटेड बनाई थी, वो कंपनी के फेवर में काम करने के लिए बनाई थी। ये तेजिंदर पाल चन्नी खुद बोल रहा है, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो सवाल ये है कि कस्टमर एसोसिएशन कंपनी के फेवर में क्यों खड़ी है भाई? खड़ी है। हाँ, नहीं खड़ा होना चाहिए ना सर, कस्टमरों का हित आपको देखना चाहिए ना। लेकिन ये खड़ी वास्तव में कंपनी के हित में थी, वो सिर्फ कस्टमरों के नाम पे खड़ी थी, और 34 कस्टमरों के बयान दर्ज करवाए गए सेबी में। वो 34 कस्टमर कौन है उनके नाम नहीं मालूम। आपको संख्या पढ़नी है तो जो 92 पेज का ऑर्डर है उसमें पढ़ लीजिए, अंदर लिखा हुआ है कि भैरव सिंह राजावत ने 34 कस्टमरों को पेश किया, उनके बयान हुए। ठीक, अब उसके बाद जो कंपनी ने अपने जो भी कुछ कहा वहां पर, उसमें से इनको कोई भी आपत्ति नहीं थी। और सेबी एक कोर्ट बन के खड़ी थी जो उस केस में ऑर्डर दे रही है, जो 22/8/2014 का ऑर्डर पढ़िए। तो जो सेबी की भूमिका थी वो एक अदालत की भूमिका है। तो अदालत की भूमिका में क्या होता है कि 2 पार्टियों के अंदर बहस होती है और उसी पे निर्णय दिया जाता है। तो मान के चलिए जो ये निवेशकों के हित में खड़ी थी पीएससीएल कस्टमर एसोसिएशन, अब कंपनी जो बोल रही है उस पर कोई वो आपत्ति नहीं कर रहा है, तो सब ओके 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 माना जाएगा। और उसी के हिसाब से फिर ऑर्डर हो गया कि भैया हम आपके व्यवसाय को प्रतिबंध लगाते हैं कि भाई संपत्तियां पर्याप्त नहीं है, ये है वो है, और सेवा समाप्त। अब ये सेवा समाप्त होने के बाद क्या होता है? ये सेवा समाप्त होने के बाद जो है ये सेट में चले जाते हैं, और उसके बाद पीएससीएल कस्टमर एसोसिएशन हो गई गायब। अब बन गई नई जनलोक प्रतिष्ठान। अब जनलोक प्रतिष्ठान पहुंच गया सेट में, वहां पर भी वो कंपनी के साथ खड़ा है, कोई आपत्ति नहीं कि ये 11,000 करोड़ की संपत्ति क्यों है। वहां पर भी कंपनी हार जाती है कि 90 दिन में पैसा दे दो। फिर इसके बाद आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तब तक यहां खड़ा हो जाता है एआईएसओ। हालांकि एआईएसओ सुप्रीम कोर्ट में उसने कभी इंटर ही नहीं किया, झूठ बोलता है वो, लेकिन उसका मकसद था कि कहीं इन्वेस्टरों के तरफ से कोई बंदे सुप्रीम कोर्ट पहुंच न जाए। तो उन्होंने कह दिया कि हमारा वकील खड़ा है, हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, और जल्दी ऑर्डर करवाएंगे। और जल्दी ऑर्डर तो कंपनी खुद चाहती थी कि जल्दी ऑर्डर करवाना है, इसीलिए खुद को भंगू ने अपने आप के पास गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार इसलिए करवाया कि हमको ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आप लोग उस समय का बयान देखेंगे वीडियो, तो सीबीआई ने क्लियर कहा है कि निर्मल सिंह भंगू हमको जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि अब काहे की जांच? सेबी ने ऑर्डर दे दिया, ठीक, संपत्तियों से ही संबंधित आपके पास जांच का आदेश था, संपत्तियां जब्त करनी थी, संपत्तियां आप जब्त कर चुके हो। अब और कोई संपत्तियां जब्त करना नहीं चाहते हो, आप तो सिर्फ जांच कर रहे हो उनकी जो दस्तावेज आपके पास है, ठीक। लेकिन ये एक प्लानिंग थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट 2 फरवरी 2016 को ऑर्डर दे देती है तो फिर भंगू गिरफ्तार नहीं होगा। गिरफ्तार इसलिए नहीं होगा कि भैया भंगू की चलती, भंगू कोई भागी हुई कंपनी थोड़ी थी, भंगू तो लड़ाई लड़ा है ना आखिरी तक। जैसे सहारा ने लड़ाई लड़ी, 31 अगस्त 2012 को सहारा के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो सुब्रत राय को जेल में थोड़ी भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जेल में तो तब भेजा
जब इन्होंने बुलाया इनको अपने पास बयान दर्ज कराने के लिए, और ये भी बात है सर शायद 2014 की है, यानी 2 साल के बाद, अपना ऑर्डर सुनाने के 2 साल के बाद, तो इनके वकील ने कह दिया कि उनकी माताजी की तबीयत खराब है। तो चलो ठीक है, अगली बार आ जाएंगे 15 दिन बाद। फिर इनके वकील ने लिखा कि उनकी माताजी की अभी भी तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, माताजी की तबीयत खराब है तो इलाज तो डॉक्टर करेगा ना, सुब्रत राय थोड़ी करेगा। उनको एक दिन आने में क्या दिक्कत है भाई? 15 दिन तक ऐसा तो नहीं है कि वो घर में न जाते हो, खाना ना खाते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आ जाते हैं यहाँ पर। और ये भी बात नहीं हो सकती कि इन 15 दिनों में ये दिल्ली ना आए हो, दिल्ली में भी आए होंगे, अन्य शहरों में भी जाते हैं। तो इस आधार पे उन्होंने कहा नहीं कि 24 घंटे का हम वक्त देते हैं, 24 घंटे के अंदर इधर हाजिर हो, नहीं तो हम इनके ऊपर मतलब जो है कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने 24 घंटे का ऑर्डर दे दिया। 24 घंटे के बाद सहारा के वकील ने फिर से लिख दिया कि सर वो नहीं आ सकते हैं। अब अचानक कुछ भी कारण लिख करके फिर से दे दिया, क्योंकि इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे बोलती है 24 घंटे, फिर उसके बाद अगले दिन शांत हो जाती है कोर्ट। लेकिन उस दिन अचानक कोर्ट को गुस्सा आ गया और कोर्ट ने तुरंत उनका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनका वारंट जारी कर दिया कि पुलिस इनको यहां लेकर के आए। ठीक, अब वारंट जारी होने के 10-12 दिन तक सुब्रत भट्टाचार्य का कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब सुब्रत भट्टाचार्य का 10-12 दिन तक जब कुछ भी नहीं हुआ तो अचानक किसी मीडिया में, चैनल में आ गया और एक मतलब ताना मारने के हिसाब से कि यूपी गवर्नमेंट कितनी मोहताज है। लखनऊ के डीजीपी के पास सुप्रीम कोर्ट से वारंट आया हुआ है और डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट को लिख करके दिया है कि अभी सुब्रत भट्टाचार्य हमको मिले नहीं है। यानी इतनी बड़ी हस्ती उनको मिली नहीं है, ढूंढ नहीं पाए, तो ये क्या अपराधियों को पकड़ पाते होंगे। जब इस प्रकार का वीडियो में आया मतलब किसी चैनल पे, तो सुब्रत भट्टाचार्य ने खुद अपना बयान जारी कर दिया अपने चैनल पे। सहारा के चैनल चलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये गलत बात है और मैं कहीं भी फरार नहीं हूं। और चैनल वाले चलाते हैं ना सुब्रत राय सहारा फरार, हेडिंग में ये आता है। फिर अंदर डिटेल आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वारंट जारी किया था, डीजीपी अभी तक ढूंढ नहीं पाए और सुब्रत भट्टाचार्य फरार है। एक प्रकार से फरार ही माना जाएगा ना सर, पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो उन्होंने बयान जारी किया कि नहीं मैं फरार नहीं हूं, मैं अपनी ऑफिस में बैठा हुआ हूं और मेरे पास कोई पुलिस नहीं आई, कोई नोटिस तामील कराने नहीं आए और ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। ठीक है, अब सुब्रत भट्टाचार्य ने ये सोचा कि ये भूया पुलिस हमको क्या गिरफ्तार करेगी तो हमको तो गेस्ट हाउस में रखेगी, कोई दिक्कत थोड़ी है हमको। ये सोच के इन्होंने बयान जारी किया। अब जैसे ही ये बयान जारी हो गया, चैनल पे आ गया इनके सहारा के खुद के, तो डीजीपी के पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वारंट है और चैनल पे आ रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूं, पुलिस यहाँ आई नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को डीजीपी ने लिख दिया है कि सुब्रत राय मिल नहीं रहा है। तो कल को कहीं अगली पेशी में दिक्कत न हो, तो उन्होंने पुलिस भेज के सुब्रत राय को गिरफ्तार करवा दिया। ठीक, अब गिरफ्तार क्या हुआ, फॉर्मेलिटी के लिए जहां गिरफ्तारी हुई उसी को जेल घोषित कर दिया गया उसी समय। मतलब सुब्रत भट्टाचार्य की जो ऑफिस थी जहां पर वो पकड़े गए, उसी को जेल घोषित किया गया, उनको जेल लेके नहीं जाया गया। भाई आज के दिन इसी को जेल माना जा रहा है और ये पुलिस कस्टडी में है और कल इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। क्योंकि लखनऊ का मामला है, लखनऊ में गिरफ्तार हुए हैं तो पहले लखनऊ का मजिस्ट्रेट अनुमति देगा, फिर दिल्ली ले जाया जाएगा। तो दूसरे दिन इनको लखनऊ मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया और लखनऊ मजिस्ट्रेट ने कह दिया ठीक है इनको दिल्ली ले जाइए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। वो दिल्ली ले गए, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। ठीक, अपनी गाड़ी से सुब्रत राय गाड़ी में गए हैं, पुलिस भी उन्हीं की गाड़ी में, मतलब सहारा की गाड़ी में, और 15-16 गाड़ियों का कारवां गया था पूरा दिल्ली। आप उस समय के वीडियो देख लीजिए, अभी भी मिल जाएंगे आप लोगों को यूट्यूब पे। 15-16 गाड़ियों का कारवां गया सुप्रीम कोर्ट। सुब्रत भट्टाचार्य आराम से उतरे, उनके पीछे साथ में पुलिस ऐसे जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए। अब अंदर पहुंचे और उनके वकील ने जमानत की अर्जी लगा दी। ठीक,
जमानत की अर्जी जैसे ही लग गई तो जमानत तो सर जो होती है कानून का जो अधिनियम होता है उसी के आधार पे होती है। तो जमानत कराने के लिए जब जज ने उनके जो राइट्स पढ़े कि इनके ऊपर जो मतलब धाराएं लगी हैं, जो इनके ऊपर केस है, उसके अंतर्गत जो जमानत मांगी है इन्होंने, तो उसके लिए इनको कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा। मतलब 17,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी थी, 17,700 करोड़। तो आधे से अधिक का बॉन्ड लिया जाता है, मुचलका नहीं, बॉन्ड। अगर त्वरित जमानत देनी है तो ठीक है, या फिर दोनों पक्ष हाजिर हो जाएं और कुछ आगे का जानकारी मिले कि लायबिलिटी के लिए एसेट्स पर्याप्त हैं, तो फिर उस हिसाब से मुचलके भी दी जाती है। मुचलका तो आप चाहे 100 करोड़ का ले लो, 1 लाख करोड़ का ले लो, सब हाथ से ही लिखना है। मुचलका मतलब केवल एक फॉर्म भरना पड़ता है, और बॉन्ड मतलब आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कानून था कि 10,000 करोड़ का बॉन्ड। अब सुब्रत भट्टाचार्य बोले 10,000 करोड़ में इधर दे दूंगा तो मैं तो डूब जाऊंगा, तो भैया जमानत नहीं मिलेगी, इसके अलावा विकल्प ही नहीं है। तो उसको जेल जाना पड़ा और 1.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। 1.5 साल के बाद जब उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया, उस आधार पे इनको जमानत मिली। हालांकि उस समय तक 5,120 करोड़ इन्होंने सेबी को भी दे दिया कि हमने इतना पैसा भी दे दिया है और हमको जमानत मतलब दी जाए, और हमारी माताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो स्वर्गवास के मामले में वैसे भी अंतरिम जमानत दी जाती है, चाहे 5,120 करोड़ नहीं भी होता तो भले एक दिन के लिए ही जमानत देते, लेकिन देती सुप्रीम कोर्ट। तो इनको 15 दिन के लिए जमानत दी गई। 15 दिन के लिए जब जमानत दी गई तो 15 दिन के बाद इन्होंने फिर से जमानत की अर्जी लगाई। जब जमानत की ड्यू खत्म हो रही थी तो आधार दिया कि भाई इस 15 दिन में ये कोई भागे तो नहीं है, तो ये भागेंगे भी नहीं और आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर कोर्ट जब भी इनको बुलाएगी हाजिर हो जाएंगे, अतः इनको फिर से जमानत दी जाए। तो फिर इनको 1 महीने की मिली, फिर 3 महीने की मिली, और फिर इनको स्थायी जमानत मिल गई। आज भी वो जमानत पर है। ठीक, और इस जमानत का आधार देने के लिए वो 5,120 करोड़ के बाद फिर इन्होंने 5,000 करोड़ दिया, फिर 2,000 करोड़ दिया। ऐसे करते 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 वो 20,000 करोड़ वहां भी दे चुके हैं और जमानत पे, क्योंकि 1.5 साल वो अंदर थे। तो अब इनको समझ में आ गया कि कानून बहुत टेढ़ी चीज है, तो इन्होंने वहां 20,000 करोड़ भी जमा करा दिया और आज की डेट में वो जमानत पर है। तो ये है मेटर सर इनका। लेकिन जो कंपनी ने, जो पीएससीएल ने गेम खेली है, वो सोच समझ के उन्होंने सहारा के मेटर को पहले अच्छी तरह से समझ लिया, उस हिसाब से उसके तोड़ निकाल निकाल के किया है। क्योंकि पीएससीएल में वो कार्रवाई नहीं होगी जो सहारा में हुई। तो ये जो बोल रहे हैं त्यागी जी, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं कि इनको पावर मिल गया, ये मिल गया। अरे पावर मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ सर कि किसी अच्छे इंसान के ऊपर कुछ भी कार्रवाई कर देंगे। भाई पावर मिल गया तो आप बताइए ना, उस पावर का कहां पर 22/8/2014 के ऑर्डर में मिसयूज हुआ है। आप ऑर्डर पढ़ के बताइए। चैलेंज तो आप ऑर्डर को करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बस पावर दे दिया, ये चिल्लाते रहेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट में एक बार भी बोला क्या कि सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत पावर दिया है? सवाल ये है कि कंपनी ने आज तक सुप्रीम कोर्ट में लिख के क्या दिया है? बोलिए त्यागी जी से, आप एक कागज लेके तो आइए, भला हम देख लें। एक बार भी कंपनी ने ये नहीं लिख के दिया कि हम बेगुनाह हैं। एक बार भी ये नहीं लिखा कि हमारे पास पर्याप्त संपत्ति है, भुगतान देने को तैयार हैं। इन्होंने तो सिर्फ इस बात पे बहस की कि हम सीआईएस में नहीं, हम रियल एस्टेट में आते हैं। सिर्फ इसी बात पे अड़े थे, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यहां तक कि आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम निवेशकों के जितना भी बकाया है हम उनको पूर्ण ब्याज से देने में, भुगतान करने में सक्षम है। चलिए देना है नहीं देना है वो बात की बात है, इतना तक लिख करके नहीं दे रहे हैं कि हम सक्षम है। सक्षम का मतलब है आपकी सक्षमता लोढ़ा कमेटी ने ले ली, मतलब अब लोढ़ा कमेटी दे देगी, इतना तक लिख करके नहीं दे रहे हैं। ये सब कहने की बातें हैं सर, उनको हमसे कहने से क्या लेना देना? बोलिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कह रही है कंपनी? फिर भी आप बात करिए सर त्यागी जी से, देखिए क्या बोलते हैं, उनको समझाइए, बोलिए भैया करिए। क्योंकि नहीं तो अभी एक और फंडा आज सर जानकारी आई है
कि ये लोग गोपाल दास भवन में बैठ के नकली रजिस्ट्रियां तैयार करते थे। नकली रजिस्ट्रियां मतलब समझिए, आपका मकान है मनोज कुमार के नाम से, त्यागी जी वहीं पर रहते हैं, उनको पता है ना कि ये मनोज कुमार का मकान है। उन्होंने 1,000 रुपए का स्टाम्प नकली छपवाया, मतलब कंपनी के हाउस पार्टनर ने। अब डायरेक्ट फिर त्यागी जी ने कहा कि मैंने कब छपवाया, ठीक है सर। कंपनी के हाउस पार्टनर ने नकली स्टाम्प पेपर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 के छपवा लिए, और इनके पास नकली मोहर थी रजिस्ट्रार मेरठ के नाम की। गोपाल दास भवन में उसी स्टाम्प पेपर पे कंप्यूटर से प्रिंट निकाली गई, ठीक है, और उसके बाद मनोज कुमार मेरठ का फोटो चिपका दिया गया, कहीं से फोटो जुगाड़ किया गया। आसानी से मिल सकता है सर फोटो, कहीं से भी जुगाड़ हो जाता है, कोई भी एक आदमी लगा दो इसका मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है। तो फोटो चिपका दिया गया, और फिर उसके बाद लिख दिया गया कि तेजेंद्र पाल चन्नी ने ये जमीन मनोज कुमार मेरठ वाले से 2 करोड़ 2.5 करोड़ में खरीदी, ठीक है, और ये 2.5 करोड़ उसने नगद दिया। अब समझिएगा, क्योंकि हम लोग आज तक सर हमें समय नहीं मिल पाया, मैं रजिस्ट्रियां पढ़ नहीं रहा था। तो जब इन लोगों ने शुरू में कहा कि भाई ये इस आधार पे संपत्तियां पकड़ी गई है क्योंकि ये पैसा कंपनी ने दिया, लेकिन मैंने कम से कम 100-150 रजिस्ट्रियां पढ़ी हैं, पूरी तो 29,000 नहीं पढ़ी हैं, 100-150 रजिस्ट्रियां पढ़ी। एक भी संपत्ति इन्होंने चेक या डीडी से नहीं खरीदी है सर, सब नगद, सब नगद। 100-150 संपत्तियां सारी की सारी नगद, पीएससीएल का कहीं संबंध ही नहीं है भाई। वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो तो अलग चीज हो गई, पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरी है और ये रजिस्ट्री अलग है, आप समझिए। तो इन्होंने वहां पर बैठ के अपनी मोहर लगा दी, पहले मनोज कुमार मेरठ का फोटो लगा दिया कि ये संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति, और उसके बाद तेजेंद्र पाल चन्नी संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति, और ये 12 लाख में संपत्ति खरीदी गई। 12 लाख रुपए तेजेंद्र पाल चन्नी ने नगद दिया और मनोज कुमार ने नगद प्राप्त करना स्वीकार किया रजिस्ट्रार के सामने। रजिस्ट्रार का नाम संजय अग्रवाल, सील मार दी गई, टा 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 साइन हो गई, ठीक है सर। अब वो कागज भी फोटोकॉपी है, ओरिजिनल वहां है भी नहीं। वो जो नकली स्टाम्प है वो भी वहां फोटोकॉपी है, वो भी ओरिजिनल गायब है, फाड़ के फेंक दिया होगा नकली है तो, ठीक है सर, कि कल को कहीं दिक्कत ना हो कि ये नकली कहां से छप गया, तो सीधा सीधा फाड़ के फेंक दिया, फोटोकॉपी है। लोढ़ा कमेटी के पास एक भी ओरिजिनल रजिस्ट्री नहीं है, सभी फोटोकॉपी है जी, सारी फोटोकॉपी है। हाँ, सारी पूरी 29,088 प्रॉपर्टियों की फोटोकॉपियां हैं, ओरिजिनल रजिस्ट्री एक भी नहीं है, एक भी नहीं है सर। वेरी गुड। पर लोढ़ा जी इस बात पे इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको ओरिजिनल रजिस्ट्रियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए उनको ओरिजिनल रजिस्ट्रियों की जरूरत नहीं, ठीक है सर। तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये एक सोच का विषय है कि सीबीआई ने 29,088 संपत्तियां जब्त की, जिसमें एक भी ओरिजिनल स्टाम्प पेपर जब्त नहीं हुआ है, न पावर ऑफ अटॉर्नी का और न ही रजिस्ट्री का, कोई भी ओरिजिनल पेपर, सब फोटोकॉपियां हैं, ठीक है सर। ये जो पीजीएफ जी, ये जो पीजीएफ की संपत्ति पीएससीएल खरीद रही है, सेल डीड बना दीजिए जी। पीजीएफ ने खरीदी थी 11,000 में, पीएससीएल खरीद रही है उसको 20 लाख में। जी जी, ये भी खेल यहीं पर खेले हैं ना, सिर्फ केवल पीजीएफ पीएससीएल ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं सर कि फिर वो नकली स्टाम्प जो 12 लाख रुपए में मनोज कुमार मेरठ ने 12 लाख प्राप्त किया, ऐसा लिख करके उन्होंने अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया, 12 लाख तेजेंद्र पाल चन्नी खा गया। अब कुछ दिनों के बाद फिर तेजेंद्र पाल चन्नी जमीन बेच रहा है, किसको? भाई सीताराम काजला को। वो 12 लाख की जमीन 18 लाख में, 20 लाख में, ठीक है सर। अब फिर जब सीताराम काजला जमीन खरीद रहा है, फिर उसकी वही नकली स्टाम्प रजिस्ट्री हो गई, सील मोहर लग गई, और ये दूसरी रजिस्ट्री पहुंच गई यानी ऑफिस में कि 2 जमीनें तो एक ही है ना सर, जमीन एक ही है और वो मनोज कुमार की है, मनोज कुमार ने बेची ही नहीं है आज तक,
लेकिन यहाँ पर उसी जमीन को 2 बार दर्शाया गया है। ये जो अभी 29,088 प्रॉपर्टियां हैं, जब आप धरातल में जाएंगे तो आपको 3-3 MR नंबर मिलेंगे, लेकिन जमीन एक ही है। अभी तो ये मामले भी सामने आएंगे। तो ये मामले तो तब सामने आएंगे जब कोई खरीदेगा। हाँ, ये 29,000 की 2900 ना रह जाए। हाँ, क्योंकि अभी कई सारी ऐसी संपत्तियां हैं कि ये एक मतलब MR नंबर 3-3 जगह लिखे हुए हैं, संपत्ति कुल एक ही है, वही संपत्ति है, वहां पर भी वही संपत्ति, वहां भी वही संपत्ति, वहां भी, खरीदार बदलते गए। तो सवाल ये है कि जब संपत्ति तेजेंद्र पाल चन्नी ने बेच दी तो फिर ये PACL की कहां थी? ये तो हट गई ना यहाँ से। अब जब सीताराम काजला ने खरीदी तब फिर से आ गई, तो यानी संपत्ति तो एक ही हुई, लेकिन नहीं, संपत्तियां 2 दर्शाई गई। लेकिन अब जब वो बंदा खरीदेगा और जब मेरठ में जाएगा तो मनोज कुमार कहेगा भाई मैं मनोज कुमार हूं, मैंने तो प्रॉपर्टी बेची नहीं। और हो सकता है उस रजिस्ट्री में फोटो मनोज कुमार का लगा ही ना हो, अमिताभ बच्चन का लगाओ, ये भी हो सकता है ना सर। हम जानते थोड़ी है कि मनोज कुमार कौन है। तो वहां पे एक फोटो लगा हुआ है, जब वो रजिस्ट्री लेकर के आएगा तो ये बातें सब तब खुलेंगी, क्योंकि ये मामले जल्दी अभी सामने ये भी निकलेंगे सर। ये हैं इन लोगों के बहुत सारे, और एक सीनियर ने खुद स्वीकार किया है ये कि भाई जो है नकली वहां पर रजिस्ट्रियां तैयार की